नमस्कार, कोरोना से जुड़े इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि कोरोना से जुड़ी नई खबरें, नए शोध आप तक पहुंचाएं। देश दुनिया के ऐसे विशेषज्ञों से बात करते हैं जो खुद इस तरह की रिसर्च को लीड कर रहे हैं, ताकि ये समझा जा सके कि महामारी किस तरह से बदल रही है, उससे बचने के तरीके किस तरह से बदलते जा रहे हैं। इस दौर में अफवाहें भी बहुत ज्यादा फैलती हैं, उनसे वाकिफ करवाकर आपको सच से रूबरू करवाने की हमारी कोशिश है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के शो में हमारे न्यूज मेकर ऑफ द डे हैं डॉक्टर वासन, जो ऑस्ट्रेलिया की साइंस एजेंसी CSIRO में कोविड प्री क्लिनिकल रिस्पांस टीम के हेड हैं, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण खोज की है। डॉक्टर वासन से जानेंगे कि कोरोना वायरस किस तरह से बदल रहा है और क्या बदले वायरस पर जो वैक्सीन पहले से बन रहे हैं वो असरदार रहेंगे या नहीं। लेकिन पहले बात करते हैं हमारी टॉप स्टोरी की। कोरोना महामारी की शुरुआत में लग रहा था कि ये बीमारी सिर्फ सांस लेने संबंधी दिक्कतें ही पैदा करती है, लेकिन धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि कोरोना वायरस कई तरह की दिक्कतें पैदा कर सकता है, जिसमें नर्वस सिस्टम भी शामिल है। एनल्स ऑफ क्लिनिकल एंड ट्रांसलेशनल न्यूरोलॉजी की रिसर्च के मुताबिक कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती हुए 1/3 लोगों में कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई दिए हैं, जिसमें चक्कर आना, कमजोरी लगना, स्वाद ना आना, गंध ना आना, मानसिक स्थिति में बदलाव, याददाश्त कमजोर होना, स्पीच में परेशानी होना जैसी शिकायतें हैं। तो इस सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगी डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता, डायरेक्टर है मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड न्यूरोलॉजिस्ट। लेकिन उससे पहले डॉक्टर सोनिया के पास चले उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो किस तरह से ये कोरोना वायरस न्यूरो सिस्टम को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है या उसको प्रभावित कर रहा है, वो दिखाती है। So you don't face any problems while singing, है ना? Yes. But while speaking you have some fumbling. फम्बलिंग आवाज नहीं निकल रहा है डॉक्टर साहब। ये 48 साल के तिरुपति स्वामी हैं। 8 अगस्त को कोविड पॉजिटिव हुए थे। तबियत बिगड़ने के बाद जब 19 अगस्त को मुंबई के वोकाट हॉस्पिटल में भर्ती हुए, तब पता चला कि नेगेटिव तो हैं, पर ब्रेन स्ट्रोक यानी कि लकवे के कारण ब्रेन का बायां हिस्सा डैमेज हो चुका है। दिमाग का ये हिस्सा बोली यानी स्पीच और भाषा को नियंत्रित करता है, तो वहीं मस्तिष्क का दायां हिस्सा संगीत कौशल को नियंत्रित करता है। इसलिए मरीज गा तो पा रहे हैं, लेकिन बोलने में परेशानी है। मिस्टर स्वामी के केस में हमने जैसा देखा कि उनके ब्रेन के लेफ्ट साइड में क्लॉट था और हमारा ब्रेन का लैंग्वेज फंक्शन लेफ्ट साइड से कंट्रोल होता है, इसलिए उनको बोलने की समस्या हो रही थी। डॉक्टर बताते हैं कि कोविड के कारण होने वाला लकवा ज्यादा गंभीर है और इनमें से 1/3 मरीजों में बोलने में दिक्कत हो रही है। जो कोविड से हुए स्ट्रोक है वो बिना कोविड के हुए स्ट्रोक से कुछ अलग है, उससे ज्यादा सीवियर है, जिसमें ब्रेन को ज्यादा डैमेज हो रही है। ये पेशेंट्स थोड़े यंगर है, 40 से 50 साल की उम्र के बीच वाले हैं, और इनमें जो स्टैंडर्ड दवाइयाँ स्ट्रोक के लिए हम देते हैं उसके वजह से इतने अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं देखने को मिल रहे, इसलिए इन पेशेंट्स में डिसेबिलिटी और मॉर्टेलिटी भी ज्यादा है। ब्रेन के वरिष्ठ डॉक्टर बताते हैं कि कई मरीज स्ट्रोक के बाद ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन 40% मरीजों की दिमागी तकलीफ लंबी और गंभीर दिख रही है। ये महामारी नई है और इस वायरस से जुड़ी तकलीफें भी। स्टडी जारी है, इसका प्रभाव समझने में वक्त लगेगा। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। हमारे साथ डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता जुड़ गई हैं, डायरेक्टर है मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सोनिया, आपका स्वागत है। आपसे यहाँ पर ये मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, 8 से 9 महीने हो गए इस बीमारी को पैर पसारे हुए। पहले लग रहा था कि सिर्फ रेस्पिरेटरी समस्याएं जो हैं वो होंगी, सांस संबंधी दिक्कतें, लेकिन अब न्यूरो समस्याएं जो हैं वो आ रही हैं, लोगों को जो चिंता पैदा करती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल अदिति, ये बहुत जरूरी बात है कि हम इसके बारे में बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोगों को सिम्टम्स आगे सामने आ रहे हैं और लोग डर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। तो हमें पता है कि ये लंग्स को अफेक्ट करता है, और अब डेटा सामने आ रहा है कि जो बहुत कॉमन सिम्टम्स कोविड के, आम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या हैं, सिर दर्द होना, थोड़ा चक्कर आना, थकावट, एंड जो मोस्ट कॉमन हम बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं, जिसके बारे में सबने सुना होगा, वो है कि मुझे स्मेल नहीं आ रही है या मुझे खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है। तो इसमें भी पाया गया है कि जब उन्होंने ब्रेन की ऑटोप्सी करी है, तो जो हमारी नसें होती हैं, जो नर्व्स होती हैं स्मेल से रिलेटेड, वहां पे कोविड-19 वायरस पाया गया है, और स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन जिसको हम कहते हैं वो पाई गई है। तो बेसिकली कोविड-19 से 2-3 और चीजें देखी गई हैं। वो है एक
कॉमन कंडीशन है एंसेफेलोपैथी या ऑल्टरेशन इन थिंकिंग या कॉन्शियसनेस। इसका मतलब कि जो कुछ लोगों को कंफ्यूजन या पता ना चलना कि हो क्या रहा है, ये उन लोगों में भी पाया गया है जिनके ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। अगर ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है तो एंसेफेलाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन, मतलब स्वेलिंग हो जाती है ब्रेन की लेयर्स की, वो भी कोविड-19 वायरस में पाया गया है। फिर स्ट्रोक की टेंडेंसी जैसे हमने इस पेशेंट के अंदर देखा, तो स्ट्रोक का हमने 2-3 कारण है। एक सबसे कॉमन कारण ये पाया गया है कि जिन लोगों के अंदर इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है, स्वेलिंग ज्यादा होती है, जो मॉडरेट टू सिवियर कोविड-19 वायरस जिनको इन्फेक्शन होती है, उसमें ब्लड की जो गाढ़ा ज्यादा हो जाता है, जो टेंडेंसी टू क्लॉट फॉर्मेशन है, जिसको हम इंग्लिश में मेडिकल टर्म में थ्रोम्बोजेनेसिस कहते हैं, वो ज्यादा पाया गया है, जिसके कारण स्ट्रोक हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्रेन में। बिल्कुल। एक और बहुत कॉमन रीजन है, हम देखते हैं कि हाइपोक्सिया या लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और उनका ऑक्सीजन लेवल जो कम होता है, उससे भी अगर इनफ ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं पहुंचेगा तो उसके कारण भी लोगों को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सोनिया, यहाँ पर जो युवा है, जो यंग है, उन्हें लगता है कि वो मजबूत है, उन्हें कुछ नहीं होगा, और अनलॉक हुआ तो बाहर भी लोग घूमने लगे हैं, क्या उन्हें भी नर्वस सिस्टम की दिक्कतें हो सकती हैं? एब्सोल्युटली। तो अगर हम माइल्ड टू मॉडरेट केसेस भी देखते हैं, हमें लैक ऑफ टेस्ट और स्मेल तो बहुत ही कॉमन है, जो एक्चुअली ज्यादा हमें यंगर लोगों में मिलता है। हेडेक, किसी को फीवर होता है, हेडेक होना या थोड़ा सा कंफ्यूजन होना या ऐसे लगना, बहुत कॉमन कंप्लेंट ये होती है कोविड से रिकवर होने के बाद भी कि मैं उतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थिंक पा रहा हूँ जैसे मेरी पहले जो क्रिसमस थी। तो यंग लोगों को भी उतना अपना दिमाग में रखना पड़ेगा कि इससे कोई इम्यून नहीं है कि उनको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं होंगे। यस, ये मॉडरेट टू सिवियर इन्फेक्शन में ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन मॉडरेट टू सिवियर इन्फेक्शन किसी को भी हो सकती है। एल्डरली में ज्यादा कॉमन है, यस, बट यंग लोगों में भी होती है, क्योंकि यहाँ पर हाँ जी बताइए। जी, तो उन्हें भी बहुत ज्यादा, युवाओं को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, खासकर ट्रैवलिंग से खासकर बचना होगा। बस संक्षेप में आपसे यहाँ पर डॉक्टर सोनिया एक चीज और जानना चाहूंगी कि ओवरऑल जब हम बात करते हैं किस तरह की मानसिक स्थिति को ये प्रभावित कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है जो मरीज है, तो बहुत सारी दूसरी दिक्कतें भी आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत पाया गया है। इनफैक्ट अब ये देखा जा रहा है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कोविड-19 इन्फेक्शन से हो रहा है लोगों को। इसका मतलब एक फियर आ रहा है कोविड-19, जिसके कारण उनकी एंजाइटी बढ़ रही है, जिसके कारण ब्रेन फॉग जो बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं वो बढ़ रही है। अभी भी अर्ली स्टेजेस हैं, अभी 9 मंथ्स लगभग हुए हैं और हम ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देख रहे हैं, लेकिन लोगों को ये भी घबराना नहीं है कि ये परमानेंट है, अभी हमें ये बातें नहीं पता है। एंड जैसे भी कोई भी न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन होती है, समय लगता है पूरा ठीक होने में। तो स्पेशली आई थिंक लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को एंजाइटी हो रही है। जब फोकस जाता है, जब मैं ढंग से नहीं सोच सकती, जो फियर उससे आता है, उसके कारण और लोग एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो हमें ये सबको समझना पड़ेगा कि अभी अर्ली स्टेजेस हैं, जब शुरू में वक्त लगता है, पर धीरे धीरे करके होपफुली ये कंडीशंस बेटर होंगी। तो इसलिए एक्सरसाइज रेगुलरली, अपना खाना, अच्छा खाना खाना, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना कि ब्रेन को भी अच्छा पौष्टिक वो न्यूट्रिशन मिले, वो बहुत जरूरी होगा रिकवरी में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनिया आपका ये सब जानकारी देने के लिए, और खासकर जो आपने कहा कि हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है, उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब अमूमन कोई भी वायरस जो है वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए म्यूटेशन यानी अपना रूप भी बदलता रहता है, खासकर ऐसी स्थिति में जब उसके आसपास एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, और अपने म्यूटेशन के लिए वायरस अपने प्रोटीन्स को भी बदलता है। रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस में भी इसी तरह के बदलाव आ रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बदलते रूप के साथ कोरोना वायरस और अधिक खतरनाक होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि क्या किस तरह के बदलाव यहाँ पर आ रहे हैं। और कोरोना पर रिसर्च कर रही है ऑस्ट्रेलिया के CSIRO के कोविड प्री क्लिनिकल रिस्पांस टीम के हेड प्रोफेसर वासन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। डॉक्टर वासन, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े यहाँ पर। तो सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी, आप वर्ल्ड एक्सपर्ट हैं कि कैसे ये वायरस उभर रहा है। ऐसी खबरें हैं कि वायरस म्यूटेट हुआ है या बदला है और अब G स्ट्रेन है, इसे समझाएं, क्या ये चिंता का विषय है? वायरस के लिए ये नेचुरल है कि वो म्यूटेट होता है या बदलता है। जो वायरस पहला वर्जन था वो D स्ट्रेन था, और अब जो ज्यादा डोमिनेंट वर्जन है, ये मतलब ज्यादा प्रभावी वर्जन है, उसे G स्ट्रेन कहते हैं। और दुनिया में अभी 85% वायरस सीक्वेंस में G स्ट्रेन है, और भारत की बात करें तो 82% वायरस सीक्वेंस में G स्ट्रेन है।
जी, तो अब क्योंकि वायरस बदला है तो जो वैक्सीन बन रहे हैं क्या वो जी स्ट्रेन पर काम कर पाएंगे? ये जो वायरस है उसके पहले वाले वर्जन को फोकस करके वैक्सीन्स डेवलप कर रहे थे। इसीलिए ये तो मन में सवाल आएगा कि भाई अभी वायरस तो बदल गया है, जी स्ट्रेन आ गया है, तो क्या वैक्सीन्स उस पर काम करेगा या नहीं करेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपकी रिसर्च में क्या कुछ निकल कर आया? क्या वायरस में आए बदलाव से वैक्सीन पर कोई असर पड़ेगा? इसी पर हमारी रिसर्च फोकस थी और गुड न्यूज ये है कि वैक्सीन इस पर भी काम करेगा। हमारी टीम ने एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं और कंप्यूटर मॉडलिंग भी किए हैं, जिससे हमारे कंक्लूजन्स को सपोर्ट मिलता है और दूसरे साइंटिस्ट ने ये हमारे जो रिसर्च है उसको रिव्यू भी कर चुके हैं और ये वैक्सीन्स नामक एक जर्नल पे पब्लिश भी हुआ है। बिल्कुल, तो डॉक्टर हम सभी को वैक्सीन का इंतजार है, तो आप क्या बता सकते हैं कि कितने वैक्सीन जो है वो काम कर रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी वैक्सीन आने वाला है? कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस यानी कि सेपी बोलते हैं, जो लास्ट काउंट किया है उसके हिसाब से 321 वैक्सीन्स है जो प्रोसेस में है और वो 321 में 193 वैक्सीन्स WHO का कहना है कि वो 193 वैक्सीन्स क्लिनिकल या प्री क्लिनिकल स्टेज पर पहुंच गया है। तो कोई डाउट नहीं है कि वैक्सीन्स बनाने की कोशिश पूरी दुनिया में हो रही है और उम्मीद है कि वैक्सीन्स जल्दी ही आ जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वासन, आपने जिस तरह से ये एक महत्वपूर्ण रिसर्च की है और इसमें ये भी सामने आया है कि जो वैक्सीन पर काम हो रहा है वो जो वायरस का अगला स्वरूप है जी स्ट्रेन, उस पर भी उतना ही कारगर होगा जितना पिछले वाले वर्जन पर होता। तो यहाँ पर एक बड़ी जानकारी यहाँ पर आ रही है और वैक्सीन भी जल्दी अब आने वाला है। और अब इस सेगमेंट में वक्त हो चला है लोगों के सवाल का। हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी हैं, सीनियर कंसल्टेंट है इंटरनल मेडिसिन इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है यहाँ पर। तो पहला सवाल हम यहाँ पर ले लेते हैं, संयम जैन है मेरठ से, उनका सवाल देखते हैं। मेरठ से मेरा प्रश्न यह है कि अगर हम किसी से मिल रहे हैं और हमें नहीं पता कि उसे कोरोना है या नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम अपना बचाव कैसे करें? क्योंकि बहुत दिनों से बोला जा रहा है, एक तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है, सबके लिए मास्क पहने, दोनों ही अगर मास्क पहनेंगे तो चांस ऑफ जो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन होता है वो बहुत कम हो जाता है। और वो आदमी अगर सिम्टोमेटिक नहीं है और वो अपनी ध्यान रख रहा है कि उसको सिम्टम्स नहीं है और वो उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि उसको हो सकता है कोरोना हो, और अगर दोनों ही मास्क पहने हुए हैं तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन मिनिमल हो जाता है। ऑब्वियसली डिस्टेंस मेंटेन करें और ये देखा जाए जिसको इन्फेक्शन या जो भी दोनों में से जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो खांसता है, छींकता है, जो भी है, तो कफ एंड स्नीजिंग एटिकेट जो हम लोग बोलते हैं कि अपने हाथ एल्बो में छींके या अपने एक रुमाल में छींके जिसको आप डिस्कार्ड कर दें, अगर ये सब प्रिकॉशंस लिया जाए तो चांस ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आपको खुद को भी नहीं पता होता है कि आप किसी दूसरे को इन्फेक्शन दे सकते हैं। इसलिए जो भी हम लोग प्रिकॉशंस बहुत पहले से हम लोग बोले जा रहे हैं उसको अगर फॉलो किया जाए तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाता है। बिल्कुल। अगला सवाल गाजियाबाद से ऋतु गर्ग का है, वो ले लेते हैं। मैं ऋतु गर्ग गाजियाबाद से। मेरा यह प्रश्न है कि क्या आयुर्वेद कोरोना के इलाज में कारगर है? देखिए, इसका हमारे पास कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं है, इसके पास हमारे पास कोई स्टडीज नहीं है जो कि हमको ये बताए, जो कंट्रोल स्टडीज हम लोग जिसको बोलते हैं कि वो रियली कंट्रोल कर पाती हैं कि नहीं और ट्रीट कर पाती है। जब हमारे पास कंट्रोल स्टडीज आ जाएगा तो हम भी इसको सपोर्ट करेंगे जरूर, तो जब तक हमारे पास कंट्रोल स्टडीज नहीं है तब तक हम लोग इसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। पर दूसरी बात यह है कि हाँ, जो हमारी आयुष मिनिस्ट्री जो हमारी आयुर्वेदिक जो चीजों को बोलती है, जो नेचुरल चीजें हैं, वो हो सकता है कि इम्यूनिटी बिल्डअप करने में हेल्प करे, तो उनको तो मैं जरूर सपोर्ट करता हूं। बट अगर ये बोला जाए कि ये ट्रीटमेंट में ये इफेक्टिव पाई गई है तो हमारे लिए इसकी स्टडीज होना बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग कंट्रोल स्टडीज बोलते हैं। जब वो हो जाएंगी तब हम लोग जरूर उसको सपोर्ट करेंगे, जब ये सब चीजें अवेलेबल हो जाएंगी हमारे पास। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका यहाँ पर। तो
किस तरह से दर्शकों के जो सवाल थे उनका डॉक्टर साहब ने जवाब दिया है और उम्मीद है कि उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कोरोना के इस दौर में हमने कई महत्वपूर्ण लोगों को खो दिया है और ऐसे ही थे दिल्ली के एम्बुलेंस ड्राइवर आरिफ। कोरोना से जान गंवाने वाले 200 से ज्यादा लोगों को एम्बुलेंस में लेकर गए खान। तो पूरा देश कोरोना वॉरियर आरिफ को सलाम कर रहा है, उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। लेकिन आप ये बिल्कुल ना भूलें कि हमें एहतियात बरतना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मास्क पहनना है और लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना है ताकि कोरोना से हम खुद को भी बचाएं और अपने आसपास के लोगों को भी बचाएं। इस शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।